बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि कौमी असेंबली से इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ की दाल अब भी न गली। आज स्पीकर असेंबली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए आने वाले पीटीआई वफ्द में से किसी एक रुकन ने भी ये नहीं कहा कि इस्तीफा कबूल करे। स्पीकर ने भी वाज़ेह कर दिया कि इस्तीफा सिर्फ उसी सूरत कबूल होगा जब हर रुकन अलग अलग आकर यकीन दिलाएगा कि उस पर कोई दबाव नहीं है। एक जुम्बिश कलम पर 7-8 लाख लोगों का मैंडेट खत्म नहीं किया जा सकता। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि पीटीआई वफ्द ने पार्टी क़यादत से मशवरे के लिए वक्त मांगा है। स्पीकर ने पीटीआई वफ्द को एक बार फिर पार्लियामान में आने की दावत देते हुए कहा कि वक्त की आम तरीन ज़रूरत मुफाहमत है, उनके लिए कोई पसंद नापसंद नहीं। बतौर स्पीकर वो सबके लिए साझे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि उन पैसे कि मैं इस्तीफा देना आया हूँ और मेरा इस्तीफा आप मंजूर कर लें। मैंने तो उनको इसीलिए बुलाया था कि वो तशरीफ लाएं और मेरे सामने आकर सिर्फ यही उन्होंने कहना था कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। क्यों रोका गया लोगों को? जब आप रोकते हैं किसी को तो फिर मुझे मेरा शक फिर यकीन में बदली जा होता है कि शायद ये मजबूरन जो है वो उन्होंने उस दिन लिखे होंगे इस्तीफे। ये कहते हैं 127 बंदे जो हैं उनका आप इस्तीफा कबूल कर लें। क्या इनको पता है कि 127 में से कितने बंदे जो हैं वो कोर्ट में चले गए हैं? कितने बंदों ने डिनाई कर दिया है कि हमने इस्तीफा नहीं दिया? कितनों ने आकर हाजिरी लगा ली है? कितनों ने छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी? ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मेंबरान एक दफ़ा कोई पार्टी लेकर आए और सबको बिठा कर कोई फैसला करने की कोशिश करे, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ। आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए मेरे सामने। बुनियादी शर्त है कि वो हर इंडिविजुअल को, ऐसे नहीं हो सकता कि एक जमात जो है वो खड़ी होके एक बंदा या लीडर खड़ा होके कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्ताफ़ी हो गई है। हर बंदे के पास 6-6, 7-7 लाख लोगों का मैंडेट है। उन 7 लोगों के मैंडेट को सिर्फ जुम्बिश कलम जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस, कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी और उन ऑनरेबल मेंबरान के दरमियान होती हैं और मुझे यकीन है कि आप इस पे नहीं इंसिस्ट करेंगे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं दोबारा ख़त लिख लूँ, उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके फिर आपसे बात करेंगे। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा आप तशरीफ़ लाएँ, पार्लियामान में आएँ तो बतौर स्पीकर पूरा मौका दूंगा बात करने का। आप बोलें। मुल्क को मुफाहमत और भाईचारे की ज़रूरत है। वक्त की अहम तरीन ज़रूरत सिर्फ एक है कि हम मुफाहमत करें। बतौर स्पीकर जो है मैं सबके लिए साझा हूँ, मेरा कोई पसंद नापसंद नहीं है। स्पीकर से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का फिर यू टर्न। दावा किया कि राजा परवेज अशरफ ने ही तो एक साथ मुलाकात करने के लिए बुलाया था। असद कैसर ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कासिम सूरी ने एक बार फिर इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाए मेरे साथ जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। इलेक्शन का ये फेस नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब इलेक्शन होगा तो ये फारिग होंगे। जिधर इंतखाबात की आवाज़ सुनते हैं डर जाते हैं। 75% पाकिस्तानी नए इंतखाबात चाहते हैं, तो आपको इंतखाबात ही की तरफ जाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद की। कहते हैं कहाँ से सुन लिया, टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है, असम्बलियों की मुद्दत बढ़ रही है, आप पार्लियामेंट में आएँ ताकि इस किस्म की चीज़ों को रोक सकें। अगर इमरान खान असम्बलियों से जाने के लिए संजीदा हैं तो बिस्मिल्लाह करें, खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें। किसी की ज़ाती ख्वाहिशात पर असम्बलियों को नहीं तोड़ा जा सकता। अगर इमरान खान साहब बहुत संजीदा हैं असम्बलियों से जाने के और इलेक्शन का जो है नट प्रैक्टिस करने के लिए, तो बिस्मिल्लाह करें। केपी असम्बली में तो किसी और की हुकूमत नहीं है, इत्तेहादी हुकूमत नहीं है, वहाँ असम्बली तोड़ दें, हमें पता चले कि आप वाकई संजीदा हैं। कभी वो कहते हैं कि मुझे मार्च अप्रैल में इलेक्शन नज़र आ रहा है, कभी कहते हैं मुझे जो है ख्वाब में है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत 2 साल के लिए आ रही है, कभी वो कहता है कि ये साल 1 साल असम्बली एक्सटेंड कर देंगे। भैया एक बयान दे दें ताकि हम उसके ऊपर आपके साथ डिबेट कर सकें। आप कौन से बयान पे कायम दायम हैं? आपने अगर इस्तीफ़े देने हैं आप बिल्कुल दें। एक प्रोसेस है जिसको स्पीकर ऑफिस ने अडॉप्ट करना है। किसी की ख्वाहिशात पर, किसी की मंशा पर पार्लियामेंट और आइन और मुल्क नहीं चल सकता। पार्लियामेंट और मुल्क आइन और कानून के तहत चलेगा।
अभी आपको ये बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के वफ़द के सामने उनके मुस्ताफ़ी अरकान की पोल खोल कर रख दी। उन्हें बताया गया कि 2 MNAs ने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है, 3 हाजिरी लगाकर तनख्वाह के दावेदार बने बैठे हैं, 2 दर्जन अरकान ने फ़ोन करके इस्तीफ़ा ना देने की ख्वाहिश से खुद आगाह किया, जबकि 6 तो अपने दस्तखत से ही इनकारी हो चुके हैं। बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, ये क्या क्या इंकशाफात हो रहे हैं और ये भी हमें बताएं कि वो कौन से ऐसे अरकान हैं जिस पर PTI का वफ़द का रद्द-ए-अमल सामने आया था? जी बिल्कुल, जब तहरीक इंसाफ का वक्त आया है मुलाकात करने के लिए तो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भी बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बताया गया कि तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में इंतशार है। स्पीकर ने इस्तीफा ना देने वाले अरकान और खुफिया राब्तों से मुतल्लिक़ जो ख्वाहिशात थी वो भी PTI की क़यादत के सामने रख दी और ये बताया कि PTI के अरकान नमाज अलाई और तालिब नकई ने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है। जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी परवाना, गुलाम मोहम्मद लाली ने ईवान के रजिस्टर में अपनी हाजिरी भी लगाई और मज़कूरा अरकान ने हाजिरी की बुनियाद पर तनख्वाह का भी दावा किया है और 22 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने स्पीकर को टेलीफोन किया और कहा कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। इनमें 6 अरकान ने इज्तिमाई इस्तीफों पर दस्तखत को जाली करार दिया और जब स्पीकर के इंकशाफात पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे और इस बारे में ये कहा गया है कि इमरान खान से बात करके स्पीकर को बताएंगे और PTI रहनुमाओं ने स्पीकर को जवाब दिया है। लेकिन ये बड़ी ही ऑकवर्ड पोजीशन थी तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए उस वक्त जब स्पीकर कौमी असम्बली ने इन तमाम अरकान के राब्तों के हवाले से तमाम तफसीलात जो है वो क़यादत के सामने की थी। तफसील के लिए आपका शुक्रिया उस्मान खान। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हित्तक इज़्ज़त केस में इमरान खान की अपील पर समाअत हुई। अदालत ने हित्तक इज़्ज़त दावा में दिफा का हक ख़त्म करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर 10 अरब हर जाने का दावा दायर कर रखा है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर पनामा मामले में रिश्वत की ऑफर का इल्ज़ाम लगाया था। अहम खबर, कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब करने का फैसला किया गया है। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में उन्हें दहशत गर्दी की हालिया लहर और उसके तदारुक से मुतालिक आगाह किया जाएगा और दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली भी वज़ह की जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अफसरान भी शरीक होंगे। अहम इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसकी सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म को दहशत गर्दी की हालिया लहर और इसके तदारुक से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा और दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अफसरान भी शरीक होंगे। अगर ज़ाहिर जाफ़र अमरीकी शहरी है तो क्या हुआ? क्या आप अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई भी बाहर से आए बंदा मार कर चला जाए? क्या आप पाकिस्तान को ऐसे लोगों की जन्नत बनाना चाहते हैं? नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, कहा पहले भी वाजे कर चुके हैं, इस केस में यहाँ का लॉ ऑफ लैंड लागू होगा। अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र की गैर मुल्की शहरियत की दस्तावेज़ात रिकॉर्ड पर रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया कि फ़ैसला महफूज हो चुका, अब कोई नई दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। खेल से खबर, बिलाखिर न्यूजीलैंड को तरस आ ही गया। पहली इनिंग्स में 612 रन का पहाड़ खड़ा करके इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। केन विलियमसन ने 200 रन के साथ नॉट आउट रहे। टॉम लैथम ने 113 और डेवन कॉनवे ने 92 रन बनाए। कराची टेस्ट के चौथे रोज न्यूजीलैंड ने इनिंग्स 6 आउट 440 रन से शुरू की। पहले सेशन में बॉलर्स एक भी विकेट ना ले सके। केन विलियमसन और सूदी ने 159 रन की शराकत जोड़ी। सूदी 65 रन पर आउट हुए। केन विलियमसन ने नॉकआउट 200 रन बनाए। केन विलियमसन की डबल सेंचुरी होते ही न्यूजीलैंड ने इनिंग्स 612 रन पर डिक्लेयर कर दी। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान पर 174 रन की बढ़तरी हासिल है, जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स को विकेट लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अबरार अहमद को 200, नुमान अली को 150 और मोहम्मद वसीम को 100 से ज़ायद रन पड़े। अबरार ने 205 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। यहाँ आपको ये बताएं कि नौशकी में गुज़श्ता शब होने वाली बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। दोसे नाले के बरसाती नाले में मुसाफिर वैन बह गई। दोसे नाले में तुग़यानी के बायस ट्रैफिक 5 घंटे तक मअतल रही, जबकि एक बदकिस्मत वैन रेले की जद में आकर बह गई। मौके पर मौजूद नौजवानों ने वैन के मुसाफिरों की जान बचाई। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक बुजुर्ग शहरी बरसाती नाले में बह गए, जिन्हें करीब ही मौजूद 2 बहादुर अफराद ने रेले में कूद कर बचा लिया।
और अभी आपको बताएं कि अपर और अगजई में शदीद बर्फबारी का सिलसिला, बुलंद पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता कई घंटों से जारी है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं ये अपर और अगजई के, जहाँ पर शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अभी वहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे फ़खर काका खेल से। जी अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, और अगजी के पहाड़ों पर मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज हो गया है। जन्नत नज़ीर वादी और अगजी में बर्फबारी के साथ साथ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। बर्फबारी से एक तरफ और अगजी के बुलंद दुबाला पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है और वादी के हुस्न को दुबाला कर दिया है। तो दूसरी जानब यहाँ पे सर्दी की शिद्दत में काफी इजाफा भी हुआ है। सर्दी से बचने के लिए लोग अपने घरों और होजरों में अंगीठी और सिलेंडर वगैरह का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासिर भी हुए हैं और सड़कें और बर्फबारी की वजह से जो बंद है वहाँ पर पुलिस और इंतजामिया की निगरानी में रेस्क्यू टीम के जरिए रास्ते खोलने के इकदाम भी जारी है। जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है, जिससे घरों में महसूर आवाम शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पेशावर में मौसम सरमा की पहली बारिश शुरू होते ही चपली कबाब की दुकानों पर लोगों का तांता बन गया। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे इरफान मूसा जई से। इरफान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पेशावर में भी मौसम सरमा की पहली बारिश शुरू हो गई है। बारिश हो और पेशावरी जो है वो चपली कबाब की दुकानों का रुख ना करे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। जैसे ही बारिश शुरू हो गई तो बड़ी तादाद में शहरी जो है उन्होंने चपली कबाब की दुकानों का रुख किया। इस वक्त जो है तमाम दुकानों पर काफ़ी रश जो है वो देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ लोग अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं वहाँ पर चपली कबाब खा रहे हैं, बल्कि अपने साथ जो है वो घर वालों के लिए भी ले जा रहे हैं। और अभी चपली कबाबों दुकानों पर काफ़ी रश देखने को मिलता है। लेकिन जब बारिश हो तो ऐसे में पेशावरी जो है वो अपने घरों से निकल आते हैं, ना अपने दोस्तों के साथ जो है वो चपली कबाब को काफ़ी इंजॉय करते हैं। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। गलियात में फिर बर्फबारी शुरू हो गई। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी का मजा लेने लगी है। मजीद जानते हैं आतिफ कयूम से, जो इस वक्त नथिया गली में मौजूद है। आतिफ, बताइए क्या सूरत हाल है, क्या कहना है यहाँ पर आने वालों का, किस तरह से इंजॉय करें? जी बिल्कुल, सफ़ेद गालों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं नथिया गली बाजार के अंदर हूँ और जो बर्फबारी है वो शुरू हुई है। मुल्क भर से आने वाले जो सयाह हैं वो इस वक्त होटलों से जो है वो बाहर आए हुए हैं। इस बर्फबारी के अंदर जो है वो चहलकदमी भी कर रहे हैं। इसी तरह जो है सेल्फियाँ वगैरह ली जा रही हैं। सर्दी का एहसास ख़त्म करने के लिए जो है वो खाबों का भी रुख कर रहे हैं। वहाँ पर भी बैठ के खाने वाने वगैरह जो है वो भी खाए जा रहे हैं। ये बर्फबारी का जो सिलसिला है कल दिन तक जो है वक्फे से जारी रहेगा और सयाह यहाँ आके इस बर्फबारी से जो है वो खूब लुत्फ ले रहे हैं। जी आतिफ, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लाहौर में हल्की बारिश के बाद ठंडी बढ़ी तो लाहौरियों की बड़ी तादाद गर्मा गर्म खाबों पर हाथ साफ करने के लिए निकल आई है। समोसे और पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया है। इस वक्त समा की नुमाइंदा आयशा अता मौसम एंजॉय कर रही हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आयशा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जाड़े की पहली बारिश ने अपने रंग जमाए हैं। ऐसे में जिंदा लाहौरिया भी घरों से बाहर निकल आए हैं। सर्दी के मौसम को जो है वो खूब इंजॉय किया जा रहा है। साथ ही साथ गर्मा गर्म जो खाने हैं उनके भी मुतलाशी नजर आ रहे हैं। किसी को गर्म समोसे खाने हैं तो किसी को पकोड़े, तो कोई जलेबियों का मुतलाशी जो है वो दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए हम बाहर निकले हुए हैं सैर करने के लिए और समोसे खा रहे हैं इधर आके। बिल्कुल, आपने सुना कि समोसे जो है वो खाए जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर समोसे जो है वो गर्मा गर्म बनाए जा रहे हैं। ग्राहक जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ना सिर्फ वो खुद खा रहे हैं बल्कि मौसम की मुनासबत से अपनों के लिए घर में पैक करवा के भी लेके जा रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह क्या है कि आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे से बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। लिहाजा जिंदा दिल लाहौरियों जो है वो इस मौसम को यानी सर्दी को जो है वो खूब इंजॉय करेंगे, लेकिन एहतियाती तदाबीर का दामन हाथ से ना छोड़ें। जी आयशा, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। मौसम सरमा में एक तरफ गैस की किल्लत से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है तो दूसरी तरफ शहरियों की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कंप्रेसर का इस्तेमाल जारी है। जुड़वा शहरों में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की तरफ से कंप्रेसर्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। तफसील जानेंगे। जहीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, बताइए क्या एक्शन लिया जा रहा है इस हवाले से?
देखिए सर्दियाँ शुरू होते ही गैस का प्रेशर जो है कम हो जाता है और गैस की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे सार्फिन खुद अपने लिए प्रॉब्लम बनते हैं, वो कंप्रेसर लगा देते हैं जिसकी वजह से पूरे पूरे मोहल्ले जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक घर जो है वो पूरी गैस खींच रहा होता है। इस वक्त शोबा इन्फोर्समेंट SNGPL इस्लामाबाद के जो सरबराह हैं एहसान इलाही मिर्ज़ा साहब हमारे साथ वो मौजूद हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में कितने गैर कानूनी कंप्रेसर लगाएगी? इस्लामाबाद से हमने 35 इस तरह के कंप्रेसर और मीटर डिस्कनेक्ट किए हैं और रावलपिंडी एरिया से हम 140 कंप्रेसर और मीटर डिस्कनेक्ट कर चुके हैं और हम मज़ीद इसमें नेम एंड शेम एक कैंपेन कर रहे हैं जिसमें जो सारिफ मुलव्वस पाया जाएगा कंप्रेसर के इस्तेमाल में गैर कानूनी तौर पर, उसका नाम बमा एड्रेस हम मीडिया में और डेली रोजनामचे में पब्लिश कर रहे हैं। आप लोगों की इन्फोर्समेंट जो है वो इतनी है कि ये जो एक्शन लिया जाता है कहीं पे गैर कानूनी कंप्रेसर जो लगे होते हैं? हमारी जो टास्क फोर्स की टीम्स हैं वो एरिया से प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद मुतलका कंज्यूमर का मीटर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और अगर ये सारफ दोबारा मुलव्वस पाया जाए ऐसी किसी एक्टिविटी में तो 3 महीने तक हम उसका मीटर दोबारा भी नहीं लगाते। कंप्रेसर के इस्तेमाल में मुलव्वस होने से गुरेज करें क्योंकि इससे बाकी शहरियों के हक तलफी होती है। गैस लोड शेडिंग के बायस कराची में गैस कंप्रेसर की मांग बढ़ गई है। अगरचे सुई सतन की जानिब से कंप्रेसर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं, लेकिन मार्केट में कंप्रेसर धड़ल्ले से फ़रोख्त हो रहे हैं। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। क्योंकि अब कराची में गैस नहीं आ रही घरों में तो लोगों ने उसका मुतबादिल तलाश कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद इलेक्ट्रिकल मार्केट में और आजकल कराची के हर इलेक्ट्रिकल मार्केट में इस तरह का जो एयर पंप है उसकी फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स। सर ये बताएं कि इसकी मांग में इजाफा हुआ, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, ख़ासतौर पर सुई सदरन वालों का, कि ये ख़तरनाक है और गैर कानूनी है। क्या कहेंगे आप? देखें, जब आप किसी को गैस मुहैया नहीं करेंगे और वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के भी काबिल नहीं रहेगा तो यकीनन वो ऐसी मशीनरी की तरफ जाएगा जहाँ से उसको थोड़ी बहुत गैस मिल जाए और वो बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सके। अब क्या सुई सुदरन ये तो देखने के लिए तैयार है कि ये इतना रिलायबल नहीं है, लेकिन क्या उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि पूरा गैस होने के बावजूद जब आप गैस नहीं दे रहे तो लोग क्या करेंगे? देखा यह गया है कि 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये, 1600 रुपये और 1800 रुपये तक इसकी फ़रोख्त है। कोई चाइना का आइटम है और कहीं कोई पाकिस्तानी एयर पंप भी फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर देखा यह गया है कि लोग इसे ख़रीद रहे हैं और अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि घरों में अब गैस नहीं आती। जी खुर्शीद आलम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्क में गैस की लोड शेडिंग के बाद बाज़ सारिफिन की जानिब से कंप्रेसर पंप्स का इस्तेमाल शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। ये पंप्स कहाँ बनते हैं, इनकी सरेआम फ़रोख्त क्यों जारी है, गैस कंपनियां इस मुसीबत से छुटकारा पाने में नाकाम क्यों हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए लाहौर चलते हैं, जहाँ हमें ज्वाइन किया है समा के नुमाइंदे खुसूसी जुल्फ़िकार अली महतो ने। जुल्फ़िकार, आगाह कीजिए, ये सब क्या माजरा है? जी, मैं इस वक्त हाल रोड पे मौजूद हूँ लाहौर में और मेरे सामने टेंपल रोड है। ये दोनों ही मार्केटें ऐसी हैं जहाँ पे ये डब्बा, जिसको काडा कहते हैं, ये डब्बा जो है एक्चुअली पहले फ्रिज का कंप्रेसर इस्तेमाल होता था, आजकल गैस को पंप करने के लिए ये कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर एक छोटा सा एक आला लगा हुआ है जिसको पंप कहते हैं। ये पंप जो है ये चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है और बाकायदा इसकी इम्पोर्ट की इजाज़त हुकूमत पाकिस्तान ने दे रखी है। इस पर टैक्स भी कलेक्ट होता है। तो ये जो बिक रहा है यहाँ पे सरेआम, इसका गलत इस्तेमाल जो है वो अब SNGPL की जिम्मेदारी है, यानी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की जिम्मेदारी है तो इसको रोके। अब जो कंपनी है वो ये करती है कि वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कहती है कि इसकी फ़रोख्त रोकें। जब वो यहाँ लेने आते हैं तो इसकी डब्बे पे जो लिखा होता है वो एयर कंप्रेसर लिखा होता है, इसके ऊपर गैस कंप्रेसर नहीं लिखा होता, जिसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। पाकिस्तान के कानून में और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि इस किस्म के आले पे कोई कैद की दी जा सके या कोई बड़ा जुर्माना दिया जा सके, सवाए डिस्कनेक्शन के और कोई सजा नहीं दी जा सकती। वेलकम बैक। कप्तान बाबर आजम उबूरी सिलेक्शन कमेटी से नाराज। उबूरी सिलेक्शन कमेटी ने वनडे स्क्वाड का ऐलान कौमी टीम के कप्तान और हेड कोच को बताए बगैर किया। समा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मुमकिना स्क्वाड के ऐलान में तनाज़े की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। कप्तान बाबर आजम उबूरी सिलेक्शन कमेटी से नाराज हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। जी अपडेट कीजिए।
جی بالکل، نیوزی لینڈ کے خلاف جو ون ڈے ممکنہ اسکواڈ ہے 22 چھٹی، اس کے حوالے سے کپتان اور ہیڈ کوچ کافی ناراض دکھائی دے رہے ہیں، اور عبوری سلیکشن کمیٹی نے ون ڈے اسکواڈ کا اعلان قومی ٹیم کے کپتان اور ہیڈ کوچ کو بتائے بغیر کیا ہے، جبکہ کوچ سلیکشن جو ثقلین مشتاق ہیں اور کپتان بابر اعظم ہیں ون ڈے اسکواڈ سے لاعلم تھے اور پتہ لگنے پر حیران ہو چکے تھے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو اسکواڈ کے جو اعلان تھا اس کو کھلاڑیوں سے پتہ لگا کہ اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے عبوری سلیکشن کمیٹی کی جانب سے، اور بابر اعظم نے جو ثقلین مشتاق سے گفتگو کی ہے ذرائع میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں کپتان ہوں، عبوری سلیکشن کمیٹی نے مشورہ کیے بغیر اسکواڈ کا اعلان کر دیا، جبکہ پی جی ایل کے 3 لڑکوں کو شامل کیا اور نہ ہی ان سے پوچھا گیا نہ ان کو بتایا گیا، جبکہ فخر زمان کو کس بنیاد پر ڈراپ کیا گیا اور فخر زمان کا بھی ان کو بتایا گیا، جبکہ جو سلیکشن عبوری سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں راؤ افتخار انجم، جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ T20 کا بہترین کرکٹر کون ہوگا؟ آئی سی سی نے مینز اور ویمنز T20 کرکٹر آف دی ایئر کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے محمد رضوان اور ندا ڈار کا نام شامل ہے۔ ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر کے لیے بابر اعظم کو شامل کیا گیا ہے۔ محمد رضوان لگاتار دوسرے سال T20 پلیئر آف دی ایئر کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ دیگر کھلاڑیوں میں بھارت کے سوریا کمار یادیو، زمبابوے کے سکندر رضا نامزد ہیں۔ T20 ورلڈ کپ فائنل کے ہیرو اور پلیئر آف دا ٹورنامنٹ انگلینڈ کے سیم کرن بھی نامزدگیوں میں شامل ہیں۔ آئی سی سی ون ڈے کرکٹر ایوارڈ میں بابر اعظم کو مسلسل دوسری بار نامزد کیا گیا ہے۔